फिल्म की शुरुआत में एक लड़की अपने कमरे में बैठकर सेलो बजा रही थी, लेकिन तभी उसका सौतेला पिता कमरे में आता है। उसके हाथ में शराब की बोतल होती है और उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो अन्ना के हाथ से सेलो छीनकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अन्ना डरती नहीं, हिम्मत दिखाते हुए उसे जोर से धक्का दे देती है, जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे गिरता है और उसकी गर्दन फूलदान से टकरा जाती है। चोट इतनी गंभीर होती है कि वो वहीं गिरकर खून बहाते हुए मर जाता है। अन्ना सदमे में खड़ी उसे देख रही थी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है और अन्ना को हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है। अन्ना बार बार खुद को निर्दोष बताती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती और उसे 4 से 9 साल के लिए सुधार गृह भेज दिया जाता है। वहां पहुंचते ही उसका एक बिल्कुल नया और सख्त जीवन शुरू हो जाता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, गार्ड सभी को यूनिफॉर्म बदलने का आदेश देते हैं। इसके बाद सभी नए कैदियों को एक कमरे में इकट्ठा किया जाता है, जहां वार्डन फ्रैंक अपना परिचय देता है और जेल के सख्त नियम समझाता है। इसके बाद अन्ना को उसकी सेल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी सेलमेट जेनी से होती है। जेनी शांत स्वभाव की है और बहुत कम बोलती है। वो पिछले 5 सालों से वहीं रह रही है, जिससे साफ पता चलता है कि यह जगह कितनी कठिन है। रात होते ही लाइट बंद कर दी जाती है। अन्ना थकी होने की वजह से जल्दी सो जाती है, लेकिन जेनी चुपचाप उसे देख रही थी। माहौल थोड़ा अजीब लगता है, जैसे जेनी कुछ छिपा रही हो। जब अन्ना हल्की सी आवाज सुनकर जागती है, तो जेनी तुरंत सोने का नाटक करने लगती है। अन्ना भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से सो जाती है। अगले दिन जब सभी कैदी बाहर खेलने जाते हैं, तो अन्ना खुद को दूसरों से अलग और असहज महसूस करती है, इसलिए वो अकेली ही रहती है। तभी कोडी नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। कोडी उसे समझाती है कि इस खतरनाक माहौल में सुरक्षित रहने के लिए किसी ग्रुप का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, लेकिन अन्ना साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे अकेले रहना ही ठीक लगता है। बाद में खाने के समय कोडी और उसका ग्रुप एक बार फिर अन्ना के पास आते हैं। इस बार वे उसे एक दूसरी खतरनाक कैदी लड़की के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन अन्ना उनकी बात को नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी पीछे से कोडी उसे धक्का दे देती है, जिससे अन्ना का खाना नीचे गिर जाता है और पूरा ग्रुप उस पर हंसने लगता है। यह साफ हो जाता है कि यहाँ किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं है। शाम को जब अन्ना फर्श साफ कर रही थी, तभी कोडी और उसकी सहेलियां उसे एक अंधेरे कमरे में घेर लेती हैं। वे उस पर बेवजह आरोप लगाकर उसे पीटने लगती हैं। कोडी उसे धमकी देती है कि अगर उसने शिकायत की तो उसके साथ और भी बुरा होगा। डरी और घायल अन्ना को बाद में इन्फर्मरी में इलाज मिलता है, लेकिन वो हमलावरों के नाम बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। नर्स उसे सलाह देती है कि तुम्हें वार्डन फ्रैंक से बात करनी चाहिए। उम्मीद लेकर अन्ना फ्रैंक के ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ उसके साथ और भी गलत होता है। फ्रैंक अपनी ताकत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। अन्ना घबरा जाती है और तुरंत वहां से भागकर अपनी सेल में लौट आती है। जेनी उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। वो अन्ना से पूछती है, लेकिन अन्ना गुस्से और दर्द में बस इतना कहती है कि यहाँ हर कोई गंदा है। जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी बनने लगती है। अगले दिन बाहर समय बिताते हुए एक दूसरी कैदी लड़की अन्ना को डराने की कोशिश करती है और उसके सिर पर गेंद फेंकती है। इस छोटी सी घटना के बाद अन्ना के अंदर गुस्सा भर जाता है। अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं रहना चाहती। वो सीधे कोडी और उसके गैंग के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उनके ग्रुप में शामिल होना चाहती है। शुरुआत में गैंग की एक लड़की उसे रोकती है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन गार्ड आकर मामला शांत कर देते हैं। इस घटना के बाद कोडी को लगता है कि अन्ना में हिम्मत है, इसलिए वो उसे एक मौका देने का फैसला करती है। वो अन्ना को समझाती है कि अगर उसे यहाँ इज्जत और सुरक्षा चाहिए तो उसे खुद को साबित करना होगा और गैंग के नियम मानने होंगे। कोडी उसे एक सुनसान कमरे में ले जाती है और उसे एक ड्रिंक देती है। फिर वो एक शर्त रखती है कि अन्ना को उसी लड़की से लड़ना होगा जिसने उसे पहले परेशान किया था, और यह लड़ाई रिकॉर्ड भी की जाएगी। मजबूरी में अन्ना इस शर्त को मान लेती है। वो उस लड़की से भिड़ जाती है और देखते ही देखते लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है। हालात बिगड़ने पर गार्ड आकर दोनों को अलग करते हैं। इस सब के बाद सजा के तौर पर अन्ना को 48 घंटों के लिए एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सजा खत्म होने के बाद उसे फिर से फ्रैंक के ऑफिस बुलाया जाता है, जहां फ्रैंक उसे साफ तौर पर चेतावनी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे और भी कड़ी सजा दी जाएगी। डर और मजबूरी में अन्ना पूरी तरह फंसती जाती है।
फ्रैंक की धमकियों और दबाव के बाद अन्ना पूरी तरह डर और मजबूरी में घिर जाती है। वो उसके गलत व्यवहार का शिकार होती है, जिसके बाद वो खुद से ही घृणा करने लगती है। वो नहाकर और उल्टी करके उस एहसास से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर का दर्द खत्म नहीं होता। अगले दिन कोडी का गैंग उसे अपने साथ बैठाता है, जहां एक लड़की उसके हाथ पर टैटू बनाती है। यह उस गैंग का निशान था, जिससे यह साबित हो जाता है कि अब अन्ना उस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इसके बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता। कोडी उसे अपने तरीके से कंट्रोल करने लगती है और बदले में सुरक्षा देने का वादा करती है। अन्ना अब एक ऐसे चक्र में फंस चुकी थी जहां से निकलना आसान नहीं था। कुछ समय बाद अन्ना की मुलाकात उसकी माँ से होती है, लेकिन यह मुलाकात उसे और तोड़ देती है। उसकी माँ उसे समझने के बजाय उस पर ही गुस्सा करती है और उसके सौतेले पिता की मौत के लिए उसे दोषी ठहराती है। यहाँ तक कि वो उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में कहती है कि काश तुम पूरी जिंदगी जेल में ही रहो। यह सुनकर अन्ना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उसे यह एहसास हो गया था कि जेल के बाहर भी उसका कोई सहारा नहीं है। इसी बीच एक बार फिर झगड़ा होता है और उसे दोबारा फ्रैंक के ऑफिस भेज दिया जाता है। इस बार भी फ्रैंक सच को नजरअंदाज करता है और सारा दोष अन्ना पर डाल देता है। वो उसे जबरदस्ती ड्रग्स देता है, जिससे अन्ना आधी बेहोशी जैसी हालत में चली जाती है। इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर वो फिर उसका शोषण करता है। यह सब अन्ना को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। अब उसकी सोच और व्यवहार बदलने लगते हैं। वो गुस्से में जेनी पर भी हाथ उठा देती है, जिससे उनके बीच दूरी आ जाती है। फ्रैंक इस मौके का भी फायदा उठाता है और उसे और ज्यादा डराता है, यहाँ तक कि उसे और खराब जेल में भेजने की धमकी देता है। अन्ना धीरे धीरे ड्रग्स की आदी बन जाती है। वो दर्द और अकेलेपन से भागने के लिए नशे का सहारा लेने लगती है। वो कोडी के पास और ड्रग्स मांगने जाती है, लेकिन इस बार कोडी मना कर देती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और कोडी उसे अपने गैंग से बाहर निकाल देती है। अब अन्ना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो जेनी से फिर से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी भी उससे दूरी बना लेती है। आखिरकार अन्ना खुद ही दूसरे कैदियों से पैसे देकर ड्रग्स लेने लगती है। अब बिना किसी सहारे के अन्ना दूसरों के लिए आसान निशाना बन गई थी। एक दिन कोडी का ग्रुप उसे बाथरूम में घेर लेता है और उसे बुरी तरह पिटा जाता है। घायल हालत में उसे फिर से इन्फर्मरी में ले जाया गया। वो लगातार ड्रग्स लेने लगती है और धीरे धीरे उसे भ्रम होने लगते हैं। उसे अजीब और डरावने चेहरे दिखने लगते हैं, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती जाती है। जेनी उसे समझाती है कि वो ड्रग काउंसलर से मदद ले, लेकिन अन्ना उसकी बात का मजाक उड़ा देती है। इससे जेनी नाराज हो जाती है और दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। एक दिन गुस्से में अन्ना उसी लड़की से फिर भिड़ जाती है जिसने उसे पहले पीटा था। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि गार्ड भी घायल हो जाते हैं। हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और आखिरकार स्पेशल फोर्स आकर स्थिति संभालती है। सज्जा के तौर पर अन्ना को फिर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। इस बार यह सज्जा उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगती है। लंबे समय तक अंधेरे में रहने के कारण वो पूरी तरह हताश होकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। गार्ड उसे खून से लथपथ हालत में पाते हैं और तुरंत मेडिकल मदद बुलाते हैं। जब अन्ना को होश आता है तो वो खुद को साइको वार्ड में पाती है, जहां डॉक्टर हान उसका इलाज कर रही थी। डॉक्टर उसे भरोसा दिलाती हैं कि अब वो सुरक्षित है और उसकी मदद की जाएगी। अन्ना बताती है कि मैं मरना नहीं चाहती थी, वो बस अपने दर्द और अकेलेपन से भागना चाहती थी। यह पहली बार होता है जब वह खुलकर अपने अंदर की बात किसी से कहती है। कुछ समय बाद उसे वापस सामान्य वार्ड में भेज दिया जाता है, जहां धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है। अब वो अपनी माँ से बात करने की इच्छा जताती है। इस बार उसकी माँ का व्यवहार बदला हुआ था। वो अन्ना से माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो वादा करती है कि बाहर आने के बाद मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। ये सुनकर अन्ना के अंदर पहली बार उम्मीद की एक किरण जागती है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। वो फैसला करती है कि अब मैं पुराने रास्तों पर नहीं चलूंगी। वो अपने हाथ से गैंग का टैटू हटा देती है, जो उसके बदलाव का प्रतीक बन जाता है। जेनी भी इस फैसले में उसका साथ देती है। एक रात एक गार्ड अन्ना को एक कमरे में ले जाता है, जहां फ्रैंक उसका इंतजार कर रहा था। इस बार वो अलग तरीका अपनाता है और अन्ना को टैलेंट शो में परफॉर्म करने का मौका देता है। अन्ना मान जाती है और जब वो सेलो बजाती है तो लंबे समय बाद उसे सुकून महसूस होता है, जैसे वो कुछ देर के लिए अपने दर्द को भूल हो। लेकिन अगली ही सुबह उसे एक डरावना नोट मिलता है, जिसमें लिखा था, तुम मर चुकी हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोडी और उसका गैंग उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसके चेहरे पर ब्लेड से कट लगा देते हैं। इन्फर्मरी में इलाज के दौरान फ्रैंक वहां आता है। एक नर्स को उस पर शक होता है और वो अन्ना की मदद करने का फैसला करती है, लेकिन फ्रैंक इस बात को जान लेता है और नर्स को मरवा देता है। यह सुनकर अन्ना पूरी तरह हिल जाती है।
इसके बाद फ्रैंक उसे फिर अपने ऑफिस बुलाता है और झूठ बोलकर कोडी को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इसी बीच टैलेंट शो होता है जहां अन्ना शानदार प्रदर्शन करती है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब एक बड़ा फैसला ले चुकी थी कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। टैलेंट शो के बाद फ्रैंक अन्ना को बताता है कि उसकी पैरोल सुनवाई अगले महीने होने वाली है, लेकिन वो इसके बदले उससे फिर गलत काम करवाने की कोशिश करता है। अब अन्ना पहले जैसी नहीं थी, वो सारी सच्चाई जेनी को बताती है। जेनी उसे सलाह देती है कि फ्रैंक पर भरोसा न करे और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे। अन्ना हिम्मत दिखाते हुए कोडी की मदद लेती है। कोडी उसे एक कैमरा देती है ताकि वो फ्रैंक की हरकतों को रिकॉर्ड कर सके। पैरोल के दिन अन्ना चालाकी से फ्रैंक की सच्चाई को कैमरे में कैद कर लेती है। जब अधिकारी उससे सवाल करते हैं तो वो आत्मविश्वास के साथ बताती है कि वो अब बदल चुकी है। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अन्ना के पास सबूत होता है। जैसे ही वो वीडियो दिखाती है, सारा सच सामने आ जाता है और फ्रैंक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार अन्ना को पैरोल मिल जाती है। अधिकारी उससे माफी मांगते हैं और उसे रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर निकलने से पहले वो जेनी से भावुक विदाई लेती है और कोडी को भी धन्यवाद कहती है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलती है, जो उसे गले लगाकर उसका स्वागत करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।